और ये सभी जो करंट अफेयर्स है आपके आगामी जो भी परीक्षा है उन सभी में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत की कूलिंग एक्शन प्लान को वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड लेवल पर सराहना किया गया है और किस संगठन ने इस योजना की प्रशंसा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे सराहा गया है। अब बात आती है कि ये जो भारत की कूलिंग एक्शन प्लान है ये क्या है? तो इसके बारे में जानते हैं। तो यह एक राष्ट्रीय नीति है, इस बात को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय नीति है और राष्ट्रीय नीति लागू कब से हुआ है, इसे कब से शुरू किया गया है? तो 2019 में इसे शुरू किया गया था। और साथ ही 2019 में जो भारत में इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान शुरू हुआ है, ये दुनिया का पहला राष्ट्रीय कूलिंग प्लान है। और इसका लक्ष्य याद रखेंगे कब तक? तो 2037 से 38 तक जो है कूलिंग डिमांड को 25 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। और साथ ही यूएनईपी जो अभी सराहना किया है, इसे जलवायु बदलाव से निपटने में ग्लोबल लीडरशिप का उदाहरण बताया है। और इससे ऊर्जा दक्षता, ग्रीन रेफ्रिजरेशन और ग्रीन बिल्डिंग्स को बढ़ावा मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय नीति है और ये क्या करता है? एसी, रेफ्रिजरेशन और कोल्ड चेन के बढ़ते उपयोग को नियंत्रित करता है। तो यह है भारत की कूलिंग एक्शन प्लान। और किसने सराहना की है? तो यूएनईपी में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर ने पहली बार विदेशी शोभाकारी फूल, और फूल का नाम क्या है? यूस्टोमा। और शोभाकारी फूल क्या होता है? जिसे सजावट के लिए यूज किया जाता है। तो फूल का नाम क्या है? यूस्टोमा। तो यूस्टोमा का जो सफल खेती की है ये कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। तो यूस्टोमा की सफल खेती ओडिशा राज्य में की गई है। अब बात आती है यूस्टोमा की, तो ये क्या है? तो ओडिशा में पहली बार यूस्टोमा फूल की सफल खेती हुई है। और ये किस मूल की फूल है? तो इसे याद रखेंगे, ये प्रश्न यहां से बन सकता है। ये मेक्सिको मूल की फूल है, मेक्सिको। और साथ ही मेक्सिको मूल के इस फूल को अदर नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है? इसे पेपर रोज भी कहा जाता है। इस फूल को पेपर रोज भी कहा जाता है। और भुवनेश्वर के एक सेंटर है जिस सेंटर का नाम है RPRC, इसे ग्रीन हाउस तकनीकी से उगाया है। और पहले भारत इसका आयात करता था, लेकिन अब किसान हाई वैल्यू कैश क्रॉप के रूप में इसे उगा सकता है। और इसे इसका एक्सपोर्ट डिमांड अधिक है क्योंकि ये सजावट के लिए यूज होता है। तो ध्यान रखेंगे क्या क्या याद ध्यान रखना है। कहाँ का मूल फसल है? मेक्सिको का। किस राज्य ने अभी हाल में शुरू किया है उगाना? ओडिशा में। ओडिशा के किसने? भुवनेश्वर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पूर्णिया में शुरू की गई सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, ध्यान रखेंगे, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में शुरू किया गया ये सेक्स सॉर्टेड सीमेंट होता क्या है? तो ये एक ऐसी तकनीकी है जिससे बछिया या बछड़ा, मेल काब्स या फीमेल काब्स के बारे में अ, इस पे नियंत्रण हो सकेगा कि क्या हमें किस तरह का सीमेंट यूज करना है, बछड़ा के लिए या बछिया के लिए। तो इस तरह से पूर्णिया बिहार में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी शुरू किया है। इससे गायों में मादा बछड़े जन्म लेने की संभावना अधिक होगी। और जब मादा बच्चे अधिक होंगे तो इससे आगे चल करके गाय से दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इसे बिहार सरकार ने शुरू किया है। और भारत पहले से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। और यह जो कदम है व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 में बहुत मदद करने वाला है। तो ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? दुग्ध उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास जो है सिंगापुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब देखते हैं अदर फैक्ट। तो एक्सरसाइज पैसिफिक रिच जो है सिंगापुर में आयोजन हुआ है। और यह किस तरह का है? यह सबमरीन रेस्क्यू है और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर केंद्रित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये भी याद रखेंगे कैसा अभ्यास है ये? बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और साथ ही 40 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया।
और भारत ने इसमें पहली बार, अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सरसाइज पैसिफिक रीच में भारत की ओर से कौन सा पोत जो है भाग लिया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो आईएनएस निस्तार, आईएनएस निस्तार ने इसमें भाग लिया है, तो ये सही हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे, आईएनएस निस्तार ने इसमें भाग लिया है। और यह जो अभ्यास है भारत के किन नीतियों को मजबूत करेगा, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, ये याद रखेंगे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और कौन सी किस पॉलिसी को, सागर डॉक्ट्रिन, सागर डॉक्ट्रिन को मजबूत करेगा, ये याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर किस शहर में उद्घाटित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे बड़ा खेल परिसर का जो है उद्घाटन किया गया। और इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, इंडोर गेम्स के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ये याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य युवाओं को खेल में अवसर देना और ओलंपिक स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करना है। और यह कदम खेलो इंडिया मिशन और फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा खेल परिसर, ये अहमदाबाद। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक, स्पॉन्सर जो है किसे बनाया गया है, तो सबको पता है कि इससे पहले कभी बायजूस रहा था, उसके बाद फिर कभी ड्रीम 11 रहा था, लेकिन वर्तमान में इसका स्पॉन्सर जो है अपोलो टायर्स बन गया है, याद रखेंगे क्या होगा, अपोलो टायर्स वर्तमान में भारतीय क्रिकेट का प्रायोजक बन गया है। और प्रायोजक स्पॉन्सरशिप या प्रायोजक क्यों बनाया जाता है, ताकि वित्तीय सहयोग देने के साथ साथ ब्रांड को वैश्विक पहचान दिलाया जा सके। इस ब्रांड का के वैश्विक पहचान के लिए ही ये प्रायोजक बनाया जाता है। और भारतीय क्रिकेट स्पॉन्सरशिप दुनिया की सबसे महंगी डील्स में शामिल है, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि इसकी दर्शक संख्या करोड़ों में है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा अपोलो टायर्स। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि भारत ने हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में कितनी नई साइटें जोड़ी है, तो अस्थायी साइट में टोटल, इसका सही आंसर हो जाएगा सात नए साइट को जोड़ा गया है अस्थायी सूची में। और ये बढ़ करके ये हो गया 69 हो गया है बढ़ के अस्थायी सूची। और अस्थायी सूची कितना है, तो अस्थायी सूची वर्तमान में 42 है, तो इसका सही आंसर होगा कितने जोड़ा गया है, 7 जोड़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और एक और चीज देख लेते हैं यहाँ कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों बनाया जाता है, क्यों इसे टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा जाता है, ताकि इसका टूरिज्म, ग्लोबल रिकॉग्निशन और कन्वर्सेशन इफर्ट्स बढ़े, इसीलिए इसे शामिल किया जाता है और वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बढ़े। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो भारतीय तेज गेंदबाज है सिराज, इन्हें अगस्त 2025 के लिए चुना गया है, ये याद रखेंगे। और अगस्त 2025 के महीने में शानदार गेंदबाजी कर विपक्षी टीमों पर दबाव बनाया है, इसीलिए सम्मान इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के पर आधारित होकर के दिया गया है। और साथ ही सिराज भारत की तेज गेंदबाजी ताकत का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभर रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराज। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर इजरायली हवाई हमले हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ऑफ हुदेदा बंदरगाह। और ये कहाँ है, ये भी देख लेते हैं। हाल ही में इजराइल ने हमला किया है, कहाँ पर, यमन, ये याद रखेंगे, यमन के बंदरगाह पर। और इस यमन के बंदरगाह का नाम क्या है, तो ये याद रखेंगे हुदेदा बंदरगाह नाम है। और एयर स्ट्राइक किया, और यह जो पोर्ट है रेड सी पर अवस्थित है। साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट में ये याद रखेंगे, लाल सागर रेड सी पर यह पोर्ट अवस्थित है। और साथ ही रणनीतिक महत्व है इस पोर्ट का, और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मानवीय सहायता सप्लाई होती है। हमला ईरान समर्थित हुथी विद्रोहियों की गतिविधि को रोकने के लिए किया गया, इससे वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ गया है, तो याद रखेंगे किस बंदरगाह पर, तो हुदेदाह बंदरगाह पे किया है। अगला प्रश्न पिछले प्रश्न से संबंधित ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है।
कि स्टोमा फूल का सबसे बड़ा उत्पादक, तो जो सबसे बड़ा उत्पादक है जहां पे इसकी उत्पत्ति होती है वही सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए सही आंसर हो गया मैक्सिको। तो पीछे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि स्टोमा फूल का मूल स्थान और सबसे बड़ा उत्पादक देश एक ही है, वो कौन सा है, मैक्सिको। और साथ ही वेडिंग डेकोरेशन और एक्सपोर्ट मार्केट में ये बेहद लोकप्रिय है, और इसका वैश्विक बाजार जो है अरबों डॉलर का है। और भारत में पहली बार कहाँ किया गया, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम इनिशिएटिव वाज लॉन्च ड्यूरिंग विच इवेंट। तो वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम किस कार्यक्रम के दौरान शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन रबी अभियान के दौरान। रबी अभियान के दौरान इसे शुरू किया गया है, रबी सीजन के दौरान। तो राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे देखेंगे कि हाल ही में जो रबी अभियान चलाया गया है यह राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन था। इस दौरान इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि में समन्वय, नई तकनीकी का प्रचार, किसानों तक योजनाओं की पहुंच, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, किसानों की आय सुधारना, और पीएम किसान योजना और ई नाम से लोगों को अवगत कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो सही आंसर हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रबी अभियान 2025। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि अभी हाल ही में भारत ने 2025-26 रबी सीजन के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना कर दिया है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 362.5 मिलियन टन। ये सही आंसर है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। एक्स्ट्रा फैक्ट कहता है कि भारत सरकार ने 25-26 रबी सीजन के लिए 362.5 मिलियन टन का जो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें है क्या क्या, इसमें गेहूं, दलहन और तिलहन जो कि सभी रबी फसल है। भारत पहले से ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है, और यह लक्ष्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और निर्यात क्षमता को मजबूत करेगा। तो यह सभी रबी सीजन में हुआ है और सभी रबी फसल है। 362.5 मिलियन टन, ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, कौन सा भारतीय नौसेना पोत सिंगापुर में आयोजित एक्सरसाइज पैसिफिक रीच में शामिल हुआ। तो हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर। इसका सही आंसर है आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार जो है भारतीय नौसेना पोत सिंगापुर में आयोजित एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ है। हम लोग ऊपर देख चुके हैं, यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास था और साथ ही सिंगापुर में आयोजित हुआ था। भारत के तरफ से इसमें आईएनएस निस्तार ने भाग लिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं। दोस्तों सभी को पता होगा कि अभी से पहले यहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे, जिनकी नियुक्ति अभी उपराष्ट्रपति के पद पे हुई है। तो इसीलिए यहाँ का पद रिक्त हो गया था। पद रिक्त हो जाने के बाद यहाँ के राज्यपाल अभी चुने गए हैं किन्हें, आचार्य देवव्रत को। आचार्य देवव्रत इसका सही आंसर है। पहले सीपी राधाकृष्णन थे, वर्तमान में आचार्य देवव्रत हो गए हैं और ये महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हो गए हैं। इससे पहले ये गुजरात के भी राज्यपाल थे, उससे पहले हिमाचल प्रदेश में के राज्यपाल थे, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने शिक्षा और जैविक खेती को बढ़ावा दिया। और साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल कहां से कहां तक, 153 से 162 के तहत होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लेक नेट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है। इसका सही आंसर है तंजानिया और केनिया। तंजानिया और केनिया के सीमा पर अवस्थित है। बात करते हैं लेक नेट्रॉन की, तो ये दोनों देश की सीमा पे है, तंजानिया और केनिया की सीमा पे है। और ये कैसा झील है, तो क्षारीय झील है। क्षारीय झील का एग्जाम्पल है, और यह लेजर फ्लेमिंगोज के प्रजनन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। और 75% जो फ्लेमिंगो की आबादी है यही अंडे देती है, और झील का पानी लालिमा लिए होती है, इसीलिए हाई एल्कलाइन साल्ट पाए जाते हैं यहाँ। और हाल ही में किस कारण से चर्चा में रहा था, तो ये कंजर्वेशन एफर्ट्स किया गया है, इसे कंजर्व करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, इसे संरक्षित करने का जो प्रयास किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में रहा लेक नेट्रॉन। तो आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किन दो देशों के बीच है,
तो तंजानिया और केनिया। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने जो 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था उनको डिस्कशन किया है। तो कीप वॉचिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।